नमस्कार। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में हम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट फर्स्ट जो पढ़ रहे थे उसमें हमने दो कंपाउंड पूरी तरह पढ़ लिए हैं, एल्कोहल और फिनॉल हमने पूरे पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे कंपाउंड की बात करते हैं। तीसरा कंपाउंड अपना है वो है ईथर। ईथर की हम बात करते हैं तो ईथर में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ईथर की परिभाषा क्या है, उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, किस किस प्रकार का ईथर होता है, नामकरण है यानी आईयूपीएसी नाम है, रूट नाम है, ईथर के कैसे लिखे जाते हैं। इसके अलावा ईथर के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, वो हमने पढ़ ली हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो ईथर होता है उस ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों में हम बात करते हैं तो अवस्था, रंग, गंध है, ये सारे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्था की कि ईथर है वो किस अवस्था में पाया जाता है। तो देखो, एक सामान्य सी बात मैं बताऊं कि हमने पेट्रोल है, डीजल है, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ देखे हैं उनके गुणों के बारे में हमें लगभग पता होता है। तो जो ईथर होता है उस ईथर के गुण भी इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों से मिलते जुलते होते हैं। ठीक, यानी कौन कौन से, जैसे हम बात करें अवस्था की तो पेट्रोल की हम बात करें, पेट्रोल है किस अवस्था में होता है, देखो द्रव अवस्था में होता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कुल तो होती हैं 5 और मुख्य अवस्थाएं कौन सी होती हैं 3, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों में से जो ईथर है वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। अब द्रव अवस्था में भी देखो इसमें जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है कि वाष्पशील द्रव होता है। कैसा होता है, वाष्पशील। वाष्पशील के साथ साथ ये कैसा होता है, ज्वलनशील। ठीक है, यानी इसको यदि क्या कर दिया जाए, वाष्पशील क्यों होता है, क्योंकि यदि इसको खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी थोड़ी देर में क्या हो जाती है, वाष्प जैसे पेट्रोल है उड़ता है उसी प्रकार ईथर क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ज्वलनशील की हम बात करें तो ज्वलनशील क्या होता है, ये आग के नजदीक जाने पर क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो अवस्था की हम बात करेंगे होता है वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव होता है। रंग की हम बात करते हैं तो ईथर है वो द्रव अवस्था में होता है, कैसा होता है, रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन। आपको बता दी कि लगभग जो गुण होते हैं वो किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से। इसके अलावा गंध की हम बात करें तो इसकी मीठी गंध होती है। कैसा होता है, मीठी गंध युक्त होता है। इसके अलावा हम घनत्व की बात करें तो ये जल से क्या होता है, हल्का। यानी कह सकते हैं जल से हल्का का मतलब ये क्या है, इसका घनत्व है वो क्या है, कम होता है। घनत्व क्या होता है, कम। विलेयता की हम बात करें तो देखो ये कार्बनिक पदार्थ है और हमें ये पता है कि कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक विलायकों में तो क्या होते हैं, विलेय। कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थों में विलेय होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल है उसमें क्या होते हैं, वो अविलेय। तो जो ईथर होता है उसकी विलेयता की हम बात करें तो ये जल में हम देखें तो जल में तो है ये अविलेय। जल में कैसा है, अविलेय। इसके अलावा जो कार्बनिक विलायक है जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, ये कार्बनिक विलायक है। इन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय होता है, यानी आसानी से कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुल जाता है। इसके अलावा हम देखें इसका क्वथनांक। क्वथनांक की हम बात करें तो जो ईथर होता है उसका क्वथनांक है, देखो एल्केन। इसके अलावा एल्किल हैलाइड, इनसे तो क्या होता है अधिक, एल्कोहल से क्या होता है कम। क्यों, क्योंकि देखो ईथर की हम बात करें, ईथर क्या होता है ROR,
एल्किल हैलाइड होता है R अक्स। इनमें हम बंध की जब बात करते हैं तो जब एल्केन की बात करें, एल्केन देखो निम्नतर एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में। क्यों? क्योंकि इनके मध्य किसी प्रकार के कोई बंध नहीं, अणुओं के मध्य किसी प्रकार के कोई बंध नहीं पाते, केवल क्या होते हैं, वान डेर वाल्स बंध होते हैं। एल्किल हैलाइड की हम बात करें तो इसमें भी वान डेर वाल्स बल होते हैं, जबकि इथर है इसमें जो वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इनकी तुलना में प्रबल होते हैं। इसलिए इनका क्वथनांक है वो क्या होता है, एल्केन और एल्किल हैलाइड से तो ज्यादा होता है। और क्वथनांक की बात करें तो इसका होता है 307.6 केल्विन। क्वथनांक कितना होता है, 307.6 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। तो ये है ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी। अवस्था हो गई, रंग हो गई, गंध हो गई, घनत्व, विलेयता और क्वथनांक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ईथर, इन गुण, इतने गुण हैं। इसके अलावा ईथर का एक महत्व है कि इसका उपयोग जो होता है ईथर का, और अन्य उपयोग है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ईथर जो होता है, इस ईथर का उपयोग किया जाता है बेहोशी उत्पन्न करने के लिए। किसके लिए करते हैं, बेहोशी के लिए। अब हम देखो अभी तक एक बात पढ़ते हैं कि बेहोश करने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। आज तक हमने ये सुना है काफी बार कि बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। लेकिन क्लोरोफॉर्म की जगह आजकल किसका प्रयोग किया जाने लगा है, ईथर का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग किया जाने लगा है, ईथर का। इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण यह है कि जो अपना क्लोरोफॉर्म था, उस क्लोरोफॉर्म को हम जब बेहोशी के लिए काम में लेते हैं तो इसे क्या करना पड़ता है, हवा में बाहर निकालना पड़ता है। और जब बाहर निकालते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो वायुमंडलीय O2 के साथ, किसके साथ, वायुमंडलीय यानी वायु के साथ क्रिया करके जहरीली गैस किसका निर्माण कर लेता है, फोस्जीन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, क्या है कि क्लोरोफॉर्म है वो वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म वायु में खुला छोड़ने पर जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण कर लेता है। इसलिए आजकल बेहोशी उत्पन्न, जिसको हम बोलते हैं निश्चेतक, बेहोशी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, निश्चेतक। तो आजकल क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में न करके किसका करते हैं, ईथर का करते हैं, क्योंकि ये किसी प्रकार का विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ईथर होता है, इसमें कौन सी हम बात कर रहे हैं, कौन सी ईथर की मुख्यतः हम बात कर रहे हैं, डाइएथिल ईथर की। डाइएथिल ईथर, जैसे हमने एल्कोहल पढ़ा था, एल्कोहल में हमने लगभग गुण पढ़े थे, वो किसके पढ़े थे, एथेनॉल के। यहाँ पे हम ईथर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, डाइएथिल ईथर। इसकी हम संरचना की बात करें क्या होगा, डाइएथिल यानी दो एथिल, जो दोनों किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से, ये है डाइएथिल ईथर। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो डाइएथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, ये जो क्वथनांक है वो किसका है, एथोक्सी एथेन का है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो एथोक्सी एथेन होता है, सीधा मैं लिख देता हूं, डाइएथिल ईथर की संरचना। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं, यदि पूछ लिया जाए क्रियात्मक समूह की संरचना तो एक ही बात है, क्रियात्मक समूह की संरचना। किसकी हम पढ़ रहे हैं, डाइएथिल ईथर या एथोक्सी एथेन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सूत्र की हम बात करें, संरचना सूत्र क्या होता है, CH3 CH2O CH2 और CH3। इसकी मैं यदि समानता देखूं तो
ये जल से कुछ समानता, क्या समानता रखता है कि जल में भी ऑक्सीजन की दोनों रिक्त संयोजकताओं पर क्या जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन, और ईथर में ऑक्सीजन की दोनों रिक्त संयोजकताओं पर क्या जुड़े रहते हैं, एथिल समूह है। ठीक है, अब यहां से हम संरचना देखेंगे। और देखो आपको मैं थोड़ा सा विदित करवा देता हूं कि किसी भी यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए या संरचना का पता लगाने के लिए उसमें हम जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था निकालते हैं, का संकरण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संकरण। और संकरण किससे पता चलता है हमें, संकरित कक्षकों से। किससे पता चलता है, संकरित कक्षकों से। अब ये संकरित कक्षक होते हैं, इन संकरित कक्षकों से यानी हम संकरित कक्षकों से क्या करेंगे, संरचना का पता लगाएंगे। इन संकरित कक्षकों की संरचना हम संख्या है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए हम दो फॉर्मूले पढ़े हैं कि संकरित कक्षक हैं, उन संकरित कक्षकों का पता लगाने के लिए हम लिख सकते हैं लोन पेयर की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या। ठीक है, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम में उन्हें कितने तो सिग्मा बंध बना रखे हैं और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी यौगिक में सेंट्रल जो एटम केंद्रीय परमाणु होता है उसकी संकरित अवस्था का पता, उसकी संकरित कक्षकों की संख्या पता कर सकते हैं। और उन्हीं संकरित कक्षकों से हम पता लगाते हैं। यदि संकरित कक्षक कितने हैं, 2, तो संकरण क्या होगा। आपको मैं दोबारा वो सारणी याद दिला देता हूं। यदि संकरित कक्षक कितने हो, 2, तो संकरण कौन सा होगा, sp। यदि संकरित कक्षक कितने हो, 3, तो संकरण कौन सा होगा, sp2। यदि संकरित कक्षक कितने हो, 4, तो संकरण कौन सा होगा, sp3। इस सारणी से हम पता कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, संरचना पता करनी है किसकी, डाइएथिल ईथर या क्रियात्मक समूह की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालना, और संकरण निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, संकरित कक्षकों की। संकरित कक्षक कैसे निकालते हैं कि उस परमाणु के पास लोन पेयर की संख्या कितनी है, उसने सिग्मा बंध कितने बना रखे हैं, उससे हम किसका पता कर लेंगे, उसमें संकरण का पता कर लेंगे और संरचना का पता लगा लेंगे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डाइएथिल ईथर की हम बात कर रहे हैं। तो देखो डाइएथिल ईथर में केंद्रीय परमाणु या क्रियात्मक समूह अपना कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास मैं पता करता हूं संकरित कक्षक। ऑक्सीजन के पास संकरित कक्षक कितने, तो सबसे पहले हम किसकी आवश्यकता होगी, सिग्मा बंध। तो इसमें सिग्मा बंध यानी एकल बंध कितने बना रखे हैं, 1 और 2, यानी सिग्मा बंध कितने हो गए, 2। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, लोन पेयर की संख्या। तो देखो लोन पेयर की संख्या वैसे हम अधिकतम परमाणुओं पर पता रहता है, जैसे नाइट्रोजन पर कितना आता है, 1 ऑक्सीजन पे 2, फ्लोरीन पे 3 है। उसी प्रकार या दूसरा तरीका हम ज्ञात करें, लोन पेयर की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताया हुआ है कि लोन पेयर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि किस परमाणु की हम बात करें, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें से हम क्या घटा देंगे। देखो ऑक्सीजन है, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। उसमें से 2 पहले कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, दूसरे कोश में रहते हैं। 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, तो 1 बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले लेगा। यानी जितने बंध बनाएगा उतने ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। 2 बंध बना रहा है तो बंध हम घटा देंगे, क्योंकि 2 बंध बनाएगा तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, भाग ले लेंगे। कितने बचे, 6 में से 2 गए 4। जो जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसमें 2 का भाग दे देना, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता चल गई 4, 4 में 2 का भाग लेंगे कितने आएंगे, 2। तो लोन पेयर कितने हैं, 2। 2 + 2 कितने होते हैं, 4। ठीक है, यानी हमने ईथर में देखा, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है, उस ऑक्सीजन परमाणु के पास संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है,
4। संकरित कक्षकों की संख्या 4 होगी तो संकरण कौन सा होगा? sp3। संकरण कौन सा होगा? sp3। ठीक है। अब वैसे हमें पता है कि sp3 संकरण में बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री। कितना होता है? 109 डिग्री। ठीक है। लेकिन यहां पे हमने VSCPR थ्योरी जब पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि यदि sp3 संकरण में 4 सिग्मा बंद हैं, 4 क्या है? सिग्मा बंद, और लोन पेयर कितना है? 0, तब तो बंद कोण का मान कितना होगा? 109। लेकिन यदि उसमें कहीं ना कहीं क्या है? लोन पेयर। यदि क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब देखो ईथर पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विदित करवा देता हूं H2O कि हमने 11वीं क्लास का जो 12वां चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था H2O में संकरण ज्ञात करना। इसमें संकरण कौन सा आया था? sp3। चौथा अपने पास चौथा जो चैप्टर था संरचना, उसमें हमने पढ़ा था ये। ठीक है। 12वीं में तो ऑर्गेनिक आ गई थी, चौथे चैप्टर में पढ़ा था। sp3 संकरण होने के कारण इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए थी? चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर उपस्थित होने के कारण संरचना कैसी होती है? वी आकार की या मुड़ी हुई। किसके कारण है? 2 लोन पेयर होने के कारण। और बंद कोण का मान 109 से घटकर कितना रह जाता है? 104 रह जाता है। तो वही तो समानता है कि इसके पास 2 क्या है? लोन पेयर। इन लोन पेयर यानी एलपी के मध्य प्रतिकर्षण है उस वो अधिक होता है, जिसके कारण इस बंध का मान 109 से कितना हो जाता है? 104। अब हम इसमें देखते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन है? ऑक्सीजन वही है, लेकिन यहाँ पे H की जगह क्या जुड़ा है? C2H5। क्या जुड़ा है? C2H5। तो बंद कोण का मान 109 तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? लोन पेयर। अब लोन पेयर के हिसाब से बंद कोण का मान इसमें क्या होना चाहिए? 109 से कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें बंद कोण का मान 109 से कम न होकर क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। तो देखो मैं दोबारा बताता हूं, यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि ईथर में कौन से ईथर में? डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है वो sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है, जिसके पास 4 संकरित कक्षक रहते हैं। उन 4 संकरित कक्षकों में से 2 कक्षक हैं वो किसमें भाग लेते हैं? बंध बनाने में। 2 कक्षक हैं वो क्या रहते हैं? असंकरित। ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। तो इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने के कारण, और हमें ये पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी संरचना निर्धारण में भाग नहीं लेता है, तो इसकी संरचना है लोन पेयर की उपस्थिति के कारण संरचना कैसी होती है? मुड़ी हुई। कैसी होती है? मुड़ी हुई। बंद कोण की हम बात करें, बंद कोण होता है 110 डिग्री का। कितना होता है? 110 डिग्री। होना कितना चाहिए था हिसाब से? तो 109, और लोन पेयर के हिसाब से 109 से भी कम, लेकिन होता क्या है? ज्यादा। उसका कारण क्या है कि डाई एथिल ईथर की मैं संरचना बना के बता देता हूं आपको। sp3 संकरित में से 2 कक्षक हैं वो क्या देते हैं? संकरण में भाग नहीं लेते हैं, जबकि दोनों तरफ 2 कक्षकों के साथ क्या जुड़ जाते हैं? C2H5। इन C2H5 का आकार बड़ा होने के कारण, ध्यान से सुन लेना, कि डाइएथिल ईथर में sp3 संकरण होता है, 2 लोन पेयर उपस्थिति के कारण इसकी आकृति है वो क्या होती है? मुड़ी हुई। लेकिन एथिल समूह जुड़े होने के कारण, कौन सा समूह है? एथिल समूह जुड़े होने के कारण, एथिल समूह का आकार क्या होता है? बड़ा। एथिल समूह के बड़े आकार के कारण इनके मध्य क्या लगता है आपस में? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण का मान है 109 से बढ़कर कितना होता है? 110 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 110 डिग्री। ठीक है। तो ये 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। डाइएथिल ईथर की संरचना कैसी होगी? तो संरचना में कैसी होगी? मुड़ी हुई। बंद कोण का मान 110। क्यों? क्योंकि एल्किल समूह का आकार बड़ा होने के कारण के मध्य क्या लगता है? रिपल्सन। और रिपल्सन के कारण इसमें क्या हो जाता है? बंद कोण का मान बढ़ जाता है। संकरण कौन सा है? sp3। ठीक है। यह है डाइएथिल ईथर की संरचना। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइएथिल ईथर है उसके गुण, रासायनिक गुण कौन कौन से होंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू।